नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 का तड़का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक ही परिवार के 3 लोगों के आत्महत्या की सूचना मिल रही है। घटना में एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को पीबीएम अस्पताल भेजा गया है। जहर खाने की बात सामने आ रही है। एसपी सहित पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। जेएनवीसी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है और इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्या वजह रही होगी जो पूरे के पूरे परिवार ने एक ही साथ आत्महत्या कर ली, ये फिलहाल जांच का विषय है। विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, कुछ पता चल सका है कारणों का? और एक की स्थिति गंभीर है, क्या अपडेट उसके हेल्थ को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी दुखद घटना है क्योंकि एक पूरा परिवार जो है वो उसने एक साथ सुसाइड किया है। और ये राहुल मारू नाम का जो शख्स है वो है और उसकी पत्नी है और एक बच्चा। 3 लोगों की जो है मौके पर ही मौत हो चुकी है और एक बच्चा जो गंभीर घायल है उसे फिलहाल पीबीएम अस्पताल में भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इन चारों ही लोगों ने कुछ चीज जो है वो रात को पी थी और उसके बाद इनकी हालत खराब हो गई। और उसके में जो एक जो बड़ा लड़का है वो जो है वो गंभीर घायल है। उसी ने जो है अपने जानकारों को सूचना दी थी और जिसके बाद ही पूरी घटना का जो है खुलासा हुआ है। फिलहाल जो मौके पर एसपी हैं, आईजी ओम प्रकाश हैं और एसपी के काविंद्र सागर हैं और उसके साथ साथ अन्य जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल जांच की जा रही है कि क्या कुछ इस मामले को लेकर रहा है और अभी जो है सब जो है उन्हें अब बाहर निकाला जाएगा और मोर्चरी में रखवाया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर विक्रम, कोई बड़ी वजह, बड़ी मजबूरी रही होगी जो एक साथ पूरे के पूरे परिवार ने जहर खा लिया। क्या कोई सुसाइड नोट मिला है या कोई लीड मिल सकी है पुलिस को अब तक? देखिए, अभी क्योंकि घटना का अभी ही खुलासा हुआ है तो अभी जो पुलिस है उन्होंने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि राहुल जो है वो मेडिकल होलसेल का काम किया करता था, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि कोई आर्थिक कारणों की वजह से भी इस तरह का कदम उठाया हो। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है कि क्या इसके कारण रहे हैं, क्योंकि अभी मौके पर एफएसएल की टीम सब जो है साक्ष्य जुटा रही है और उसके बाद विक्रम, जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या थी वजह आत्महत्या के पीछे और इस अटेम्प्ट के पीछे। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। और बीकानेर से एक और बड़ी खबर है जहां पर भारत पाक बॉर्डर के नजदीक ड्रोन बरामद किया गया है। खाजूवाला के चक 43 KYD के नजदीक धोरों में ड्रोन मिला। पाकिस्तान की तरफ से आकर ये ड्रोन गिरा है। बॉर्डर की तारबंदी में 1 किलोमीटर दूर ड्रोन कैमरा बरामद किया गया। बीएसएफ, पुलिस और इंटेलिजेंस को इसकी सूचना दे दी गई है। मौके पर जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया अंदेशा यह है कि ड्रोन से बॉर्डर इलाके में हेरोइन की सप्लाई की जा रही होगी। खाजूवाला के 43 KYD का ये मामला। ड्रोन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बॉर्डर पार से ये ड्रोन आकर भारत में गिरा है। क्या मकसद इसके पीछे, ड्रोन को यहां पर क्यों भेजा गया? क्या भारत की निगरानी की कोशिश की जा रही थी या फिर कोई और थी वजह? हालांकि प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि हेरोइन की तस्करी के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा होगा जो ड्रोन भारत में आकर गिरा है। और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें की जा रही हैं, हेरोइन की तस्करी की जा रही है भारत में, ये भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि सूचना के बाद वहां पर लगातार जांच की जा रही है। और थाईलैंड से बेहद दर्दनाक खबर मिल रही है जहां एक स्कूल बस में आग लगने से स्कूली बच्चों समेत कुल 25 लोगों की मौत हो गई। घटना थाईलैंड के बैंकॉक की है जहां स्कूल ट्रिप पर 44 छात्रों और शिक्षकों को ले जा रही बस में भीषण आग लग गई। ये बस उथाई थानी प्रांत से छात्रों को लेकर जा रही थी। तभी उत्तरी बैंकॉक में एक राजमार्ग पर टायर फट गया जिससे वाहन डिवाइडर से टकरा गया और बस में भीषण आग लग गई। तो शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि बस में 44 लोग सवार थे जिनमें 38 छात्र और 6 टीचर थे। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था। 3 टीचर और 16 छात्रों को बाहर निकाल लिया गया है जबकि कई का अभी तक पता नहीं चला है। सीएनजी पर चलने वाली बस में एक्सीडेंट की वजह ईंधन का टैंक फट जाना बताया जा रहा है और इसकी वजह से आग लग गई। फिलहाल आग बुझा दी गई है।
और इसी बीच पंजाब के अमृतसर से खबर है, जहां पर महिला की दिलेरी का वीडियो सामने आया है। घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए 3 लुटेरों पर वो महिला अपनी बहादुरी से भारी पड़ गई। महिला की दिलेरी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। अमृतसर के वेरका इलाके में कल दोपहर 3 लुटेरे एक मकान के अंदर दाखिल हुए और वो अंदर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। तभी अंदर कमरे में मौजूद महिला ने जाबाजी दिखाई। वो अंदर से दरवाजे पर पूरी ताकत लगाकर खड़ी हो गई। इस बीच वो शोर भी मचाने लगी, जिसका परिणाम यह रहा कि वो तीनों लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। महिला की दिलेरी से बहुत बड़ी वारदात टल गई। जिस समय महिला दरवाजे को पकड़े हुई थी, उस समय एक छोटा बच्चा भी वहां पर मौजूद था। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद ही तस्वीरें जो हैं वो कई बड़े सवाल खड़े करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, जहां पर 3 लुटेरे एक एक मकान के अंदर जाते हैं और मकान के अंदर जैसे ही वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं, महिला की दिलेरी वहां पर दिखाई देती है। महिला पूरे दमखम के साथ जुट जाती है और जो लुटेरे हैं उन्हें घर में दाखिल नहीं होने देती और इसके साथ ही सूझबूझ का परिचय देते हुए महिला वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे डरकर बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। और नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इस समय बिहार के करीब 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोग पानी से प्रभावित हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 56 साल बाद कोसी और 21 साल बाद गंडक नदी में इतना पानी आया है कि नदियों के जलस्तर ने नया रिकॉर्ड बना दिया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बिहार में 16 जिले ऐसे हैं जहां पर 55 प्रखंडों की लाखों आबादी बाढ़ में घिर गई है। खबर है कि बिहार के अलग अलग जिलों से 8 लोग जिंदा बह गए। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा समेत सभी नदियां उफान पर हैं और 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7 तटबंध भी टूट गए हैं। और चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिहार के अररिया की तस्वीर। अररिया में बकरा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। वहां पर हालात ऐसे बने हैं कि चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। अररिया के मदनपुर में भगवान शिव का मंदिर भी डूब गया है। तो मंदिर से ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, भगवान शिव का ये मंदिर जहां पर रोजाना भक्त पहुंचते थे। ये मंदिर अब चारों ओर पानी से घिर चुका है। उधर बेतिया के लोग बाढ़ से जूझ ही रहे थे कि बीती रात गंडक नदी के दबाव में रिंग का बांध टूट गया, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। बांध टूटने से गंडक के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। कई गांवों में सैलाब आ गया है। उधर गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बेतिया में बाढ़ का मंजर दिखने लगा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां पर कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बेतिया में बाढ़ की वजह से लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। उधर बिहार के दरभंगा जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर कोसी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। किरतपुर के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध करीब 10 मीटर की दूरी में देर रात टूटने के बाद सुबह तक उसका दायरा बढ़कर 400 मीटर पहुंच गया। इससे किरतपुर और उसके आसपास के इलाकों की करीब 4 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई। नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। कई तटबंध जवाब दे चुके हैं। गांव के गांव सैलाब की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। बाढ़ ने बिहार के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी।
बिहार के लोगों के लिए वैसे तो ये मुसीबत कोई नई नहीं है। हर साल बिहार को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जो हर किसी को चौंका रहा है, और वो है सैलाब का रिवर्स गियर। नेपाल में हुई भयानक बारिश ने बिहार में बाढ़ का गियर ऐसा बदला है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। गांव के गांव इस सैलाब में समा चुके हैं। जहां बाढ़ का पानी कई सालों से नहीं पहुंचा था, उन जगहों पर भी अब बाढ़ का कब्जा है। अररिया में बकरा नदी में जबरदस्त सैलाब है। मरिया मनरेगा बांध ध्वस्त होने से ऐतिहासिक मदनेश्वर धाम मंदिर भी डूब गया है। सैलाब ने चारों तरफ से बस्ती को घेर लिया है। अभी हम मौजूद हैं अररिया के ऐतिहासिक मदनेश्वर धाम मंदिर में, और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा जो है मदनपुर मंदिर जो है, यह मदनेश्वर धाम पानी में डूब चुका है। बता दें कि अररिया के मदनपुर में बकरा नदी पर जो मरिया बांध बनाया गया था मनरेगा के द्वारा, वह ध्वस्त हो जाता है, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है बकरा नदी का पानी फैल गया। ये तस्वीरें सिवान जिले की हैं, जहां बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। सरयू और दाहा नदियों में आए उफान की वजह से आसपास के कई जिले सैलाब में समा चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सिवान के भी अगल बगल के कई जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में है। गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, वागहा हो या फिर छपरा, बाढ़ जैसी हालात है। सिवान की नदियां उफान पे है। दहा नदी हो या सरयू नदी या दरौली का क्षेत्र हो, सिसवन का क्षेत्र हो, वहां की नदियां उफान पे है। नदी को उफान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो वहीं सिवान डीएम के द्वारा नदी के निचले इलाके में आपदा विभाग सहित जो संबंधित अधिकारी है उसे तैनात कर दिया गया है। गोपालगंज में गंडक तबाही मचा रही है। 40 से ज्यादा गांव सैलाब के आगोश में समा चुके हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से मुसीबतों में इजाफा हो गया है। आलम यह हो चुका है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना चुनौती बन चुका है। बच्चों को स्कूल भी नाव के सहारे जाना पड़ रहा है। हम लोग सारी तैयारियां शुरू कर दिए हैं और कर भी लिए हैं। हम लोग सभी को हम लोग अनाउंस भी करवा दिए हैं कि जो आप निचले स्तर में हैं वो लोग सभी अभी ऊंचे स्तर पर आ जाएंगे। साथ ही मेडिकल टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। MIC साहब सबको एक टीम गठन कर दिए हैं। साथ ही हम लोग यहाँ जो भी है कम्युनिटी किचन का भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। बेतिया, चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा जैसे जिलों में सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा है। यही वजह है कि बिहार की जनता जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारे का इंतजार कर रही है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी कई और दिन बिहार के लोगों को इस सैलाब की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो बिहार में बाढ़ की तबाही से कोई भी शहर अछूता नहीं है। जहां तक आपकी नजर जा सकती है सिर्फ और सिर्फ पानी और तबाही का मंजर है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए।
मंजर दिखाई दे रहे हैं। गंगा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पटना के गंगा घाट सहित कई घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कई जगह गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और नदी के किनारे बसे शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी और गंडक दोनों के जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। जल संसाधन विभाग का दावा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। कुछ ऐसे ही हालत मुजफ्फरपुर का भी है, जहां बागमती नदी तेज लहरें लोगों को डरा रही है। औराई, कटरा और मीनापुर प्रखंड के कई गांव में नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। मीनापुर के मदारीपुर में पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क टूट चुकी है। जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। दिक्कत है, बाढ़ नीचे से बाढ़ बा, ऊपर से बारिश बा। कहाँ दिक्कत है, खाना कहाँ बनेगा, बाल बच्चे सब मचान पर रहेगा। का घर बा ढो ढिमला गई। बिहार में बाढ़ की असली वजह नेपाल में हो रही बारिश है, जिससे बिहार में बहने वाली नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। लेकिन गोपालगंज के दियारा इलाके के लोग बाढ़ के साथ साथ बारिश की दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ गंडक नदी अपना तांडव दिखा रही है, तो दूसरी ओर बारिश ने इन लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। बाढ़ के पानी में घर डूब जाने से इन लोगों ने सड़क पर तंबू गाड़कर अपना आशियाना बनाया, तो बारिश ने यहाँ भी इनका जीना दुर्लभ कर रखा है। गोपालगंज में गंडक नदी से आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नीचे गंडक नदी का पानी है तो आसमान से आफत की बारिश हो रही है। ये गोपालगंज के सदर प्रखंड के राजवाही गांव की तस्वीर है, जहां लोगों के घर जो है पानी में डूब चुके हैं और मचान पर बच्चों और पूरे परिवार की जिंदगी कट रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि माल मवेशियों के लिए जो नाद बनाए गए थे वो भी डूब चुके हैं। हालत ये है कि लोग अब सड़क को छोड़कर मचान पर डेरा डाले हुए हैं और यही इन लोगों अब जरा शेखपुरा की इस तस्वीर को देख लीजिए, जहां हरहर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। नदी के एक तरफ लखीसराय जिला पड़ता है तो दूसरी ओर शेखपुरा जिला। नदी का पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि खेत पानी में डूब चुके हैं, फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी है और लोग सरकार से मदद की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हैं। शहर कोई भी हो, बाढ़ ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। सबसे ज्यादा हालत खराब ग्रामीण इलाके की है, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर को भी चारा नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जल प्रलय इतना भीषण है कि राहत और बचाव उसके सामने बौना नजर आ रहा है। पटना से शैलेंद्र कुमार, गोपालगंज से गोविंद कुमार और शेखपुरा से अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पूरे बॉलीवुड में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब गोविंदा को गोली लगने की खबर मिली। सवाल यह है कि आखिर गोविंदा को गोली लगी कैसे? क्या ये वाकई हादसा था या फिर इसके पीछे की हकीकत कुछ और है? देखिए रिपोर्ट। सुबह 4:45, जगह गोविंदा का घर मुंबई। गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गोविंदा की पत्नी भी कोलकाता में थी और गोविंदा भी जाने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तभी सुनाई दी गोली चलने की आवाज। गोली की आवाज सुनकर सब चौंक गए और फिर गोली चलने का जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। अपने कमरे में गोविंदा लहूलुहान पाए गए। गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, खून बह रहा था। गंभीर हालत में गोविंदा को अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन करके गोली निकाली गई। गोली गोविंदा के पैर में लगी थी, घुटने के करीब। खून काफी बह गया था, जो चिंता का कारण था, लेकिन अब गोविंदा खतरे के बाहर है। अस्पताल से गोविंदा की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि वो अब ठीक है।
नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। गोविंदा के मैनेजर का बयान भी सामने आया है। गोविंदा के मैनेजर ने गोली कैसे चली इसकी वजह बताई है। उनके मुताबिक गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर डिब्बे में रखने जा रहे थे। उसी दौरान उनके हाथ से रिवॉल्वर छूट गई। रिवॉल्वर गिरने से एक गोली चल गई। ये गोली गोविंदा के पैर में लगी। डॉक्टर ने पैर में लगी गोली निकाल दी। ये बयान है गोविंदा के मैनेजर का, जिनके मुताबिक गोविंदा के हाथ से रिवॉल्वर छूटा और गिरने के कारण गोली चल गई। जैसे ही गोविंदा को गोली लगने की खबर फैली, पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोली कैसे चली। कहीं गोली चलने की हकीकत कुछ और तो नहीं। इस घटना से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके जवाब जानना बेहद अहम है। पहला सवाल, गन का लॉक खुला कैसे था? गोविंदा के मैनेजर के मुताबिक गन का लॉक खुला हुआ था, जिसके कारण रिवॉल्वर गिरी और गोली चल गई। गन का लॉक खुला होना हैरान करने वाला है। दूसरा सवाल, गन लोडेड क्यों थी? बताया गया कि गोविंदा जिस रिवॉल्वर को रख रहे थे उसमें गोलियां भरी हुई थी, यानी गन लोडेड थी। अब सवाल ये है कि घर में कौन लोडेड गन रखता है? अक्सर लोग गन से गोलियां निकाल कर रखते हैं, लेकिन गोविंदा की रिवॉल्वर भरी हुई थी। तीसरा सवाल, सुबह 4:45 पर गन क्यों निकाली? गोविंदा के मैनेजर के मुताबिक वो डिब्बे में रिवॉल्वर रखने जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। ऐसे में सवाल ये है कि सुबह 4:45 बजे गन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी हादसे की टाइमिंग भी कुछ रहस्य पैदा करती है। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जिस कमरे में गोली चली, पुलिस ने उसकी भी बारीकी से जांच की है और समझने की कोशिश कर रही है कि किन हालात में ये हादसा हुआ और कहीं इसके पीछे कोई और राज तो नहीं। गोविंदा के साथ अस्पताल में उनकी बेटी है। हादसे के वक्त उनकी पत्नी कोलकाता में थी, वो भी अब मुंबई उनके पास पहुंच गई है। गोविंदा ने अस्पताल से जो ऑडियो जारी किया है वो भी काफी भावुक था, जिसमें उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से वो अब ठीक है। गोविंदा 90 के दौर में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे। उन्होंने दूल्हा राजा, हीरो नंबर 1 और कूली नंबर 1 जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में की हैं। गोविंदा अपने डांस के लिए मशहूर रहे। करोड़ों फैंस उनकी डांस के आज भी दीवाने हैं। गोविंदा के एक एक डांस स्टेप्स सेंसेशन बन जाते थे, लेकिन आज गोविंदा का पैर ही घायल है। गोविंदा ने हाल ही में पॉलिटिक्स में दोबारा एंट्री ली थी। मार्च में गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी ज्वाइन की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।